हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा करेक्शन था कल के इसमें, जब 3x3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स चालू किया तो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, कंसेप्चुअली कुछ नहीं। कैलकुलेशन का मिस्टेक क्या हुआ था, ये देखो, ये जो पहला ही क्वेश्चन लिया था ना हमने 3x3 का, ये ए वाला 153274159, आप लोगों ने मुझे लगता है करेक्ट कर भी लिया होगा। ये 7 into 9 एक्चुअली 63 है, एंड ईयर -5 4 20, करेक्ट। तो ये कितना आ रहा है, ये एक्चुअली 43 आता है, 43। ये आई डोंट नो, यहाँ पे शायद 5 को क्या पता, 9 5 करके 18 कर लिया था अपन ने, मतलब मैंने। सो ये शायद 4 into 5 को 45 पकड़ लिया था डायरेक्टली, तो उसकी वजह से। सो ये 43 आएगा, ये यहाँ पे 43 आएगा, 18 नहीं आएगा, यहाँ पे 43 आएगा, एंड 43 प्लस 9 कितना आएगा, 43 प्लस 9 ये आता है कुछ 52, एंड ये आएगा -18, ये आएगा -18। तो ये सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, उतना ही करेक्ट कर लो, बाकी आई थिंक करेक्ट होगा। और इसका जो होमवर्क है, ये अपने को होमवर्क दिया था, राइट। तो ये जो है, ये इसका आंसर, ये अब एक बार टैली कर लो, 16 आ रहा है, ये देख लो एक बार अच्छे से। मुझे नहीं लगता कोई गलती हुई होगी, सिंपल एकदम, सिर्फ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे मेरी भी होती ऊपर, सिर्फ वो मत करो, बाकी बहुत सिंपल है एकदम। माइनस है, माइनस 2 into 5 -3 into -4। ओके, डन विद दिस। चलो नेक्स्ट जो देखना है अपने को, अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीजम, और इसके अंदर एक्चुअली कुछ कंसेप्ट्स, को फैक्टर्स वगैरह, वो सब देखने के बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज। सिर्फ एक दो चीजें यहाँ पे लिख लो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिख लो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो ना, अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आया, इफ determinant of any matrix is 0, then it is called singular matrix. Okay, and if determinant of any matrix is non-zero, it is called non-singular matrix. It is called non-singular matrix. चलो अभी देखते हैं क्रेमर्स रूल, रीडिंग द क्रेमर्स रूल।
किस लिए यूज होता है ये रूल? ये जो पिछले यूनिट में हमने देखा ना, सबसे लास्ट था थ्री इक्वेशंस, करेक्ट? थ्री इक्वेशन नहीं, इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, जैसे एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों आते थे, करेक्ट? तो यहाँ पे ये रूल यूज होता है। सो क्रेमर्स रूल, सॉल्यूशन ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। क्यूबिक वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, क्यूबिक नहीं, तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन, यानी कि एक्स वाई और जेड, ये तीनों भी वेरिएबल्स जहाँ पे यूज होंगे वैसा वाला इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल यूज होता है। बट यहाँ पे इक्वेशन का पार्ट नहीं, मैट्रिसेस का ही यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी सबसे बेस्ट चीज ये है कि अपने को इसका जो क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन दिए क्रेमर्स रूल के, तो अपन डायरेक्टली एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया है आपके एक्सरसाइज में, वो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 4x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 1z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जैसे 1z ये लिखा नहीं होता है क्वेश्चन में, सिर्फ z लिखा होगा, तो जो z लिखा है तो अपन 1 कर देंगे उसको, कोई उसमें ये नहीं है, मुश्किल नहीं है। देन 2x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू माइनस 1, राइट? इसको सॉल्व करना है अपने को यूजिंग द क्रेमर्स रूल। अभी क्रेमर्स रूल बोलता क्या है? क्रेमर्स रूल बोलता है x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू, तो ये बोलते हैं कैलकुलेट करना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ x, इसको आप d बोल सकते हो, d ऑफ x अपॉन d। y की वैल्यू मिलेगी आपको डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, यानी कि d ऑफ y अपॉन d, एंड z की वैल्यू मिलेगी d ऑफ z अपॉन d। अब इसके अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट है आपका मैट्रिक्स बनाना और दूसरा पार्ट है डिटर्मिनेंट निकालना उसका, ठीक है? बाद में ये वाला कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, जैसे डी एक्स और डी दिया है तो ये डिवीजन करना तो बचपन से आता है आपको, डी वाई अपॉन डी दे दिया, डी जेड अपॉन डी दे दिया, तो ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो इसलिए तीसरा पार्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पे दो जो चीजें स्टेप्स क्या है, स्टेप 1 है आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रिपेयर मैट्रिक्स। स्टेप 2 फाइंड डिटर्मिनेंट्स, एंड स्टेप 3 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अभी स्टेप 3 तो इतना आसान है, स्टेप 3 ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा बच्चा है, जिसको आता भी नहीं वो भी कर लेगा ये, क्योंकि सिंपल है, डी ऑफ एक्स अपॉन डी, डी ऑफ वाई अपॉन डी, डी ऑफ जेड अपॉन डी, तो यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ये आपको फाइंड करना आता है, अभी हमने बहुत प्रैक्टिस की कर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की, तो यही अपने लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट, चैलेंजिंग भी नहीं बट इस लेक्चर में, इस क्रेमर्स रूल में जो देखना है अपने को, ये मेनली अपने को स्टेप 1 पे फोकस करना है। बाकी स्टेप 2 तो आपको आता है, डिटरमिनेंट तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करते आता है आपको, और स्टेप 3 तो कुछ भी नहीं है, एक बार ही गए तो उसका ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैट्रिक्स बनाना, अब वो कैसे बनाते हैं यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अच्छा, अब इसके लिए देखो, आपका पहला जो इक्वेशन यहाँ पे x का डिटर्मिनेंट है 4, सॉरी कोएफिशिएंट है 4, y का कोएफिशिएंट है -5, क्या है y का कोएफिशिएंट? -5, एंड z का कोएफिशिएंट है -2। वैसे सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट भी है 2, एंड z का है 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है 2, एंड z का कोएफिशिएंट है 8। तो जब अपने को d कैलकुलेट करना है ना,
ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, यहाँ पे अपने को एक ही स्क्रीन में बैठ जाएगी तो आसान जाएगा थोड़ा सा। देखो डिटर्मिनेंट डी जब कैलकुलेट करना है अपने को, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। ये तीनों में भी सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दिस इज इक्वल टू से बार बनाओ। देखो ऊपर मान लो, ये लिखना नहीं आपको, सिर्फ मैं अभी के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक्स वाई और जेड। पहले इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 4, वाई का क्या है -5, जेड का क्या है -2। दूसरा इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोएफिशिएंट 2, जेड का कोएफिशिएंट 1। तीसरे इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का कोएफिशिएंट 2, जेड का कोएफिशिएंट 8। ये बन गया। अभी इसके बाद में डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, वो तो आप बहुत पहले से कर रहे हो, करेक्ट। अभी देखो नेक्स्ट, dx डिटर्मिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू, ये कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखो वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड, ये आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, ये सिर्फ मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ x कैलकुलेट करना है x। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जो प्लेसेस है, तो x के प्लेसेस पे ये राइट हैंड साइड में जो है ना, ये लिखना है सारा 0 2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 0 2 -1। y और z की जगह ये डिटर्मिनेंट में जो आया था ना, यहाँ पे जो आया है ना, यहाँ पे यही लेना है, कहाँ पे y और z, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया यही लेंगे, ठीक है। तो वो क्या था -5 2 2 -2 1 8 आ गया। यही सेम लॉजिक से d ऑफ y कैसे निकालोगे बच्चों, d ऑफ y डिटर्मिनेंट ऑफ y, ये मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम लोग, प्लेसेस मार्क कर लो, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। अभी x की जगह वो ले लो जो मास्टर मैट्रिक्स में है। क्या है मास्टर मैट्रिक्स में 4 2 2, यहाँ पे आएगा 4 2 2। z की जगह देख लो -2 1 8, -2 1 8। और y की जगह क्या लेके, जो राइट हैंड साइड में क्या है वहाँ पे 0 2 और -1, 0 2 -1, करेक्ट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ z इज इक्वल टू, प्लेसेस मार्क कर लो x y z। फिर x की जगह और y की जगह क्या है, जो मास्टर मैट्रिक्स में क्या है, मास्टर मैट्रिक्स में 4 2 2 एंड -5 2 2, 4 2 2 -5 2 2। एंड z की जगह क्या आएगा, जो राइट हैंड साइड में 0 2 और -1, 0 2 और -1। जीरो टू -1, ठीक है। चलो अभी फटाफट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो 0 इंटू ब्रैकेट 16 -2, कुछ एक्चुअली करने की ज़रूरत थी बट अभी पहली बार कर लिया, आगे से नहीं करेंगे। -5 बोले तो +5 इंटू ब्रैकेट 16 + 1, क्योंकि बच्चों ये -1 है यहाँ पे, है ना, -1 इंटू 1 +1 आ जाएगा, करेक्ट। एंड बाद में क्या आएगा -2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 + 2, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट, 4 + 2। तो कितना आएगा ये 0, 16 + 1 17, 17 5 85, ये आएगा 4 और 2 6, 6 2 -12, ये आ जाएगा 73, राइट। एक्चुअली ये रहेगा ना कैलकुलेट करने का, ये डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट करे पहले, चलो इसको भी कर लेते। इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 4 इंटू ब्रैकेट
16 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 16 माइनस 2 एंड माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 4, कितना आ रहा है? 16 में से 2 गए 14, 14 फोर ज़ा 68, नहीं 14 फोर ज़ा 56, सॉरी 14 फोर ज़ा 56 और 16 में से 2 गए 14, 14 फाइव ज़ा 70 प्लस 70 माइनस 0, क्योंकि 4 माइनस 4 0, 0 इंटू माइनस 2 0, कितना रहे? 126। तो डिटर्मिनेंट आया 126, डी ऑफ एक्स आया 73, अभी डी ऑफ वाई करेंगे कैलकुलेट। देखो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 16 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 माइनस 0, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि आगे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 आएगा। देन माइनस टू इंटू ब्रैकेट 2 इंटू माइनस 1 माइनस टू इंटू 2 4, कितना रहे? 16 प्लस 1 17, 17 फोर द 68 माइनस 0, और ये कितना रहा है? माइनस 4 माइनस सिक्स इंटू माइनस 2 बोले तो ये आ रहा है प्लस 12, है ना, क्योंकि अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है? -6 एंड इंटू -2 प्लस 12, तो इज इक्वल टू आ रहा है ये 80, ठीक, कितना आ गया? 80। अभी डी जेड कैलकुलेट करेंगे। ये देखो क्या आ रहा है? 4 इंटू ब्रैकेट -2 -4 प्लस 5 इंटू ब्रैकेट -2 -4 एंड प्लस 0, ये कितना है? -2 इंटू -2 -4 -6 इंटू 4 -24, ये कितना आ रहा है? -30, तो ये आ गया -54। सो व्हाट वैल्यूज वी हैव गॉट, यहाँ पे हमको मिला 126, डिटर्मिनेंट डी मिला 126, डी ऑफ एक्स मिला 73, डी ऑफ वाई मिला 80 एंड डी ऑफ जेड मिला 54, करेक्ट। डी ऑफ जेड कितना मिला? 50। सुपर, ओके, तो ये -54 आ गया। अब एक बार के वैल्यूज लिख लेंगे हम लोग, ओके, लिखो। ये देखो डिटर्मिनेंट कितना था? 126, ये कितना है? सिर्फ 126, डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y एंड डिटर्मिनेंट ऑफ z, ये कितना है? देखो x कितना है? 73, डिटर्मिनेंट ऑफ y कितना है? 80 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ z कितना है? -54, करेक्ट, इज इक्वल टू -54, राइट। चलो अभी बच्चों वैल्यूज कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, क्योंकि क्रेमर्स रूल काय का है? ये इक्वेशन के वैल्यूज निकालने के लिए, x y z 3 वेरिएबल्स का अगर इक्वेशन आए तो उसके वैल्यूज निकालने के लिए काम में आता है कौन? क्रेमर्स रूल। चलो बताओ फिर वैल्यूज कैसे निकालेंगे? देखो x इज इक्वल टू, लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट एंड z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज हमारे पास है 73, करेक्ट, ये डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है? ये 126, x इज इक्वल टू ये है, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y कितना है? 80 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना है? 126, z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z कितना है? -54 डिवाइडेड बाय 126। तो अभी के लिए फटाफट से इसका कैलकुलेशन मत करो आप, कुछ तो कुछ पॉइंट में आएगा इसका आंसर, बट पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या है। तो ये 31 कर रहे थे अपन, सॉरी 30th, ये क्वेश्चन नंबर 30th कर रहे थे। देखो ऑप्शन ए है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू 1, तो ये तो नहीं आ रहा है, करेक्ट, ऐसा तो नहीं आने वाला है अपना आंसर, क्योंकि ये सारे 126 से छोटे है ना, ये जो है ये सारे 126 से छोटे ऊपर के, तो ये तो आंसर्स नहीं आएंगे, ये 0 पॉइंट समथिंग आएंगे सारे आंसर्स। फिर अगर सी देख लिया हमने तो ये तो सेम ही है, एग्जैक्टली सेम दिया है, तो सी भी नहीं आ रहा है। ये इनकंसिस्टेंट वाला नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा 2 मिनट में। तो यहाँ पे आप नन ऑफ दिस को टिक करो, यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं नन ऑफ दिस को करो, ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं अपना। इनकंसिस्टेंट कब आएगा क्या नहीं, मैं अभी 2 मिनट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
अभी सिर्फ एक ही चीज का यहाँ पे ध्यान रखो, ये अभी सर मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा था कि क्रेमर्स रूल आप कैसे यूज करोगे। एक चीज जो मुझे बतानी है आपको, ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका अगर आपके पास बुक आया होगा, बुक में आप अगर आंसर देखोगे ना शायद बी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास भी जो बुक है उसके अंदर उसका आंसर बी है। बट इन्होंने मॉड्यूल के अंदर जो अभी जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड की है उसके अंदर उन्होंने करेक्शन डाला है, अभी डी है, देखो इसका आंसर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इसका आंसर डी है। तो आपके बुक में अगर इसका बी होगा तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि कुछ गलत पढ़ा दिया क्या सर ने करके, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर नन ऑफ द अबव ही है, ओके, 30th का, ठीक है। चलो अभी अपन 31 करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। ये प्रैक्टिस है सारी, इसके बाद में मैं कुछ थ्योरी लिख के दूंगा आपको कि ये कब आंसर इनकंसिस्टेंट कब आते हैं, कब इसके आंसर्स वो क्या बोल सकते हो उसको इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब आते हैं, वो मैं आपको लिख के दूंगा सब कुछ। बट अभी के लिए आप पहले कैलकुलेशन पे ध्यान दो, ठीक है। ये 31 वाला देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है क्वेश्चन नंबर 31, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, एक्स प्लस वाई। अभी यहाँ पे देखो बाकी का अगर इक्वेशन देखेंगे तुम तो वहां पे नेक्स्ट इसमें y प्लस जेड, अगले इसमें z प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये इश्यू आने वाला है बच्चों कि जैसे यहाँ पे x प्लस वाई आया, यहाँ पे z नहीं आया, यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ पे x नहीं आया, यहाँ पे z प्लस एक्स है, यहाँ पे y नहीं आया। फिर जो नहीं है वो क्या होता है, अपन जीरो पकड़ सकते हैं उसको, राइट। अगर जीरो नहीं पकड़ेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा कैसे हमारा, समझ आ रही है ना बात। मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है तो उसको आपको जीरो पकड़ना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड इज इक्वल टू -1 ऐसा लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 है, इसको अगर अपन एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड इज इक्वल टू -1 लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैट्रिक्स बनाने के लिए अपने को ये जीरो जरूरी है, समझ आ रहा है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है ट्रिकी क्वेश्चन जहाँ पे सिर्फ दो दो ही वेरिएबल दिए, तो तीसरा आपको पकड़ना पड़ेगा जीरो जेड, समझ आ रहा है। चलो तो यहाँ पे पकड़ो एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड इज इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट बता रहा है अपना y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। अरे यार यहाँ पे दिक्कत होगी, x है नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, x को जीरो पकड़ो। तो 0x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो लिखो 0x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। लास्ट है z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दिया था z प्लस एक्स, तो प्लस 0y, करेक्ट, इज इक्वल टू 0। ये समझाना कैसे आए, z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसी को हम लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अभी जहाँ पे 1 लिखा नहीं अपन 1 लिख लेंगे ताकि मैट्रिक्स बनाने को आसानी हो जाएगी। 1 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे, अच्छा ये सॉरी यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ पे 0 आए, हाँ करेक्ट, ये अभी अपना करेक्ट बन गया, ठीक है। अभी सिंपल ये बनाओ फटाफट, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, कैसे आएगा। सिंपली x का कोएफिशिएंट लिख लो 1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 0। सेकेंड लाइन में ये पहले इक्वेशन के हो गए, अभी दूसरे इक्वेशन के, x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1। अभी तीसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 0, z का कोएफिशिएंट 1, करेक्ट, आ गया ये, चलो ठीक है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ x कैसे निकालते बच्चों, जहां पे भी x की पोजीशन है ना, जो x की पोजीशन है उसकी जगह क्या करेंगे अपन, राइट हैंड साइड में जो है वो लिखेंगे, ये x है, ये y, ये z। तो x की जगह राइट हैंड साइड का कॉलम लिख लो, ये क्या है, ये वाला पूरा -1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो -1 1 0। बाकी y z पे वही करेंगे, यही चीजें लिख लेंगे अपन, y z में यही सारी चीजें आएंगी। तो लिखो सिंपली 1 1 0 0 1 1, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ y, डिटर्मिनेंट ऑफ y।
अभी जहाँ पे y है वहाँ पे राइट हैंड साइड, तो -1 1 0 ये कहाँ पे आएगा, जहाँ पे राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड कहाँ पे है कि जहाँ पे y की पोजीशन है, ये बीच में y की पोजीशन है, तो यहाँ पे आएगा -1 1 0, राइट, -1 1 0। बाकी ये ऊपर का जो पहला मैट्रिक्स हमारा, यही कॉपी कर सकते हैं हम लोग, करेक्ट। ये यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या है 1 0 1, z की जगह 0 1 1, करेक्ट। तो x की जगह 1 0 1 1 0 1, z की जगह क्या है, ये वाला मैट्रिक्स कॉपी करेंगे हमेशा 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 0 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ z इज इक्वल टू x और y, मास्टर मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ से x और y उठाओ। x क्या है 1 0 1, x क्या है 1 0 1, y क्या है 1 1 0, करेक्ट। ये y है 1 1 0, देखो 1 1 0 1 1 0, और z क्या है 0 1 1। ये अभी ये लेंगे क्या, अभी नहीं, क्योंकि क्या ढूंढ रहे हैं अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ z ढूंढ रहे हैं। तो z की पोजीशन पे क्या चाहिए, सारा राइट हैंड साइड में जो दिया है ये, तो -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0, करेक्ट। ये बन गया। अभी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो फटाफट से। चलो क्या आएगा ये, जैसे ऊपर डिटर्मिनेंट करते थे ना 2/2 के 3/3 के, वही है कुछ, यहाँ पे अलग नहीं, ठीक है ना, सिंपल। तो यहाँ पे लिख लो प्लस, ये एक्स वाई जेड में मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस, यहाँ पे लिखते हैं माइनस, यहाँ पे लिखते हैं प्लस, ठीक है। चलो तो क्या आएगा, ये 1 इंटू ब्रैकेट ये 1 और ये 1, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1, माइनस ये 1 और 0 0, करेक्ट, 1 - 0। अभी ये 1 के लिए साइन क्या आएगी, यहाँ पे देखो -1, क्योंकि ये 1 पॉजिटिव है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे -1 लिख दिया हमने, तो -1 इंटू ब्रैकेट। अभी ये 0 चाहिए। अभी सुनो, अभी किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अभी ये 0 चाहिए हमको, सॉरी, यहाँ पे 1। हाँ, अभी क्या क्या है हमारे पास, अभी ये -1 लिख दिया ना, तो ये -1, ये वाली, ये रो भी हमको नहीं देखनी है, और ये कॉलम भी हमको नहीं देखना है, तो ये कॉलम भी नहीं देखेंगे, ये रो भी नहीं देख रहे। तो क्या देख रहे फिर अपन, ये 0 है पिक्चर में, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है। तो 1 इंटू ये 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 1 1, करेक्ट। सो ये क्या आएगा 0 - 1 0 - 1, करेक्ट। भूलो मत, डिटर्मिनेंट वाला पार्ट भूलो मत, वही है बेसिक अपना, वही है, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी बात करेंगे इसकी, ये तो 0 ही है, कुछ कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या, 0 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी करो तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे कर दो 0 प्लस 0, तो क्या आ रहा है बच्चों, 1 इंटू ब्रैकेट 1 कितना आएगा 1, राइट, 1 इंटू ब्रैकेट 1 1 आ रहा है। और -1 इंटू ब्रैकेट कितना आ रहा है -1, तो -1 कितना आता है +1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो डिटर्मिनेंट क्या है अपना 2, ठीक है। चलो आगे का क्विकली करेंगे फटाफट। यहाँ पे साइन है प्लस, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो -1 इंटू ब्रैकेट 1 - 0, -1 इंटू ब्रैकेट 1 - 0, एंड +0। तो आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 - 0 कितना आ गया 1, 1 इंटू -1 -1, एंड यहाँ पे कितना आ रहा है -1 इंटू +1 -1, तो ये -1 इज इक्वल टू -2, ये आ गया -2 dx। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, और ये 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट 1 - 0
प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस 1 एंड प्लस 0, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड ये कितना आएगा डी जेड, इसका करो सिंपल, डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना है सिंपल, प्लस माइनस प्लस, करो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट, 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस 0 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 0 माइनस 1, राइट। तो कितना आएगा ये 0 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये भी आएगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2, करेक्ट। आगे एक बार वैल्यूज लिख लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, लिखेंगे एक मिनट, यहाँ पे सब लिख लेते हो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए मुझे, और डिटर्मिनेंट ऑफ जेड की वैल्यू चाहिए, राइट। चलो देखो डिटर्मिनेंट क्या है मेरा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कितना है -2, तो ये आया था 2, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आया था -2, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई आया 0, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड आया 2। तो अभी सिंपल है, वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, एंड z की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x कितना है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ x ये है डिटर्मिनेंट ऑफ x -2, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं अपन -2 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे सब केस में 2 2 ही आएगा क्योंकि नीचे सब केस में डिटर्मिनेंट। अभी ऊपर सिर्फ मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, dy और dz की वैल्यू चाहिए, तो कितनी है dy की वैल्यू कितनी है, dy की वैल्यू है 0, dz की वैल्यू है 2, तो dy की वैल्यू आएगी 0 एंड dz की वैल्यू है 2, करेक्ट। तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 है ना, -2 अपॉन 2 -1, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो क्या वैल्यूज है हमारे, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, -1 0 1, ये है ऑप्शन ए, -1 0 1, ऑप्शन ए, करेक्ट। मिल गया अपने को आंसर, देखते राइट आया क्या हमारा, क्योंकि ये क्या अपने बुक में बहुत जगह गलत है, इसलिए आप यहीं पे देख लो, 31 का आंसर 31 का ए है, राइट। सुपर, तो इतना सिंपल है, क्रेमर्स रूल कुछ भी नहीं, सिंपली आपको अगर डिटर्मिनेंट आ गया, क्रेमर्स रूल कुछ भी नहीं, इतना याद रखने का, सिर्फ dx अपॉन डी, वैसा डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन डिटर्मिनेंट, बस आपको वैल्यूज मिल जाएंगे सर। ये हो गया 31। अभी मैंने बोला था आपको शुरुआत में अपन 29 लिख रहे थे, वो कट कर दिया था मैंने, ये एकदम सिंपल है, यहाँ पे देखो आपको वैल्यूज निकाल के दिए सारे, डिटर्मिनेंट ऑफ x का वैल्यू दिया है 1, डिटर्मिनेंट ऑफ y का वैल्यू दिया -1, डिटर्मिनेंट ऑफ z का वैल्यू दिया, डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू दे दिया, और पूछा x y z का वैल्यू दिया, तो अभी यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे आप, एक सेकंड के अंदर ही भी। x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x कितना है, ये देखो 1, कितना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है 1, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ y -1 अपॉन 1 एंड z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ z का वैल्यू भी 1 दिया है उन्होंने, 1 अपॉन 1, तो क्या वैल्यू आएगा, x की वैल्यू आएगी 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1, है क्या ऑप्शन में, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1 चाहिए मुझे, तो कहाँ पे है ये सब, 1 -1 1, ये ऑप्शन सी है, राइट, ऑप्शन सी, 1 -1 1, कितना सिंपल है।
अभी आप पूछ सकते हैं सर फिर हमको कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 29th वाला आएगा हमको या 30-31 वाला कैलकुलेशन वाला? सही मायने में अगर मैं बोलूँ आपको, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 21 जैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 और 31 आपने देख लिया, अभी कैलकुलेट करने को थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 मिनट लगते हैं लगभग, आपने कितना भी फास्ट कर लिया तो 2-2.5 मिनट 3 मिनट लग सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए क्रैमर्स रूल वाला, वो क्वेश्चन नंबर 29 ही ऐसा ही आएगा आपको, तो 30-31 वाले आपको आएंगे ही नहीं पहली बात तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने का काम नहीं, सिंपली आप ये याद रखो, डी डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इज इक्वल, सॉरी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट, वाई का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ वाई अपॉन वाई, जेड का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ जेड अपॉन डिटर्मिनेंट, समझा? एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं। तो अल्टीमेटली मैं एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला क्या है, क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला, इसका एक पर्पज है कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ फिर से, थोड़ा सा मुझे आपको आगे के स्टेप बताने के लिए जरूरी है वापस से लिखना। x की वैल्यू आपकी आने वाली है डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू आएगी बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, एंड z की वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन डिटर्मिनेंट। हर जगह डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट है, करेक्ट, डिनोमिनेटर में क्या है, डिटर्मिनेंट। तो इसलिए अगर कभी डिनोमिनेटर अगर 0 आया तो आपको मालूम है आंसर आता है आपका इन्फिनिटी। क्या आंसर आता है आपका, इन्फिनिटी। इसलिए क्रेमर्स रूल से आप जब सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, करेक्ट। सो कंडीशन लिख लो, कंडीशन, कंडीशन फॉर finding the values of x, y and z, determinant should not be equal to 0, करेक्ट। तो ये आपकी कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आया तो फिर आपको इसके वैल्यूज नहीं मिलेंगी। बट अगर 0 आया तो क्या होता है सर, 0 आया तो क्या होता है, देखो इसके अंदर दो कंडीशन है, स्पेशल केसेस बोलते हैं उसको, लिखो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, एक काम करो इसको अलग अलग इंक आए, देखो स्पेशल केसेस, what are the special cases, if डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है, फिर इसके अंदर दो पार्ट बनेंगे, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट इज 0, इसके अंदर दो पार्ट बनेंगे। पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y एंड डिटर्मिनेंट ऑफ z, ये डी लग रहा है थोड़ा, इसको ऐसा डिटर्मिनेंट कर दो, इसको dx dy एंड dz ऑल आर 0, ठीक है, ऑल आर 0। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो ये ऑल है, ऑल। तो बच्चों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ऑल। अगर सारे के सारे 0, डिटर्मिनेंट तो 0 है ही आपका, बट साथ ही साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y एंड डिटर्मिनेंट ऑफ z
अगर सारे के सारे जीरो है, सब के सब जीरो, तब क्या होगा? और दूसरी सिचुएशन, इफ ऐसे लिखो, इफ एटलीस्ट वन ऑफ determinant of x or determinant of y or determinant of z, at least one of the determinant of x, determinant of y or determinant of z are non-zero. क्या है ये? if at least one of determinant of x, determinant of y और determinant of z are non-zero, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ x जीरो नहीं है, वो कुछ भी आंसर है उसका, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आंसर है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ y और डिटर्मिनेंट ऑफ z जीरो है, ये एक सिचुएशन। या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ y ये जीरो नहीं है, कुछ भी आंसर है उसका 2 4 5 6, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ x जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ z जीरो है। या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ z जीरो नहीं है लेकिन x और y जीरो है, ऐसा हो सकता है। या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x और y जीरो है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ x और y जीरो नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ z जीरो है। या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ y और z जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ x जीरो है। ऐसा मेरा बोलने का मतलब है कि कम से कम एक नंबर तो भी जीरो नहीं होना चाहिए। सारे के सारे भी जीरो नहीं रहे तो चलेगा क्या? यस चलेगा, कोई प्रॉब्लम। जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ x जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ y जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ z इज नॉन जीरो, ये चलेगा, ये चलेगा। इसके अंदर से दो भी नॉन जीरो रहे, एक जीरो रहा तो भी चलेगा। सारे के सारे नॉन जीरो रहे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। d इज नॉट इक्वल टू जीरो, dy इज नॉट इक्वल टू जीरो, dz इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी रहा तो भी चलेगा। फिर क्या नहीं होना चाहिए? dx इज इक्वल टू जीरो, dy इज इक्वल टू जीरो एंड dz इज इक्वल टू जीरो, ये मुझे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सिचुएशन मेरी यहां पे आई है। समझ आ रहा है क्या? कि dx dy एंड dz ऑल आर जीरो, ये सिचुएशन छोड़ के मुझे कुछ भी चलेगा। सबके सब नॉन जीरो भी चलेंगे, एक नॉन जीरो चलेगा, दो नॉन जीरो चलेंगे, कुछ भी चलेगा, लेकिन सारे के सारे जीरो मुझे नहीं चलेंगे क्योंकि वो सिचुएशन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, वो सिचुएशन नंबर 1। समझा क्या? ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अगर ऐसा है बच्चों तो क्या होगा देखो, तो ये वाली अगर सिचुएशन है या ये, अभी पहले वाली जो सिचुएशन है यहाँ पे dx dy dz ये सारे के सारे जीरो है, यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे क्या? सॉल्यूशंस होंगे क्या? यस, सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे सॉल्यूशंस? इनफिनाइट होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। और इक्वेशंस को क्या बोलेंगे आप? इक्वेशंस को बोलेंगे डिपेंडेंट इक्वेशंस, डिपेंडेंट इक्वेशंस। ये सिचुएशन में सॉल्यूशन होंगे क्या? सेकेंड वाली, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द dx dy और dz आर नॉन जीरो, अगर इसमें से कोई भी अगर नॉन जीरो आता है, dx dy या dz कुछ भी अगर नॉन जीरो आता है, एटलीस्ट वन मतलब एक दो या तीन, कुछ भी अगर नॉन जीरो आता है तो फिर यहाँ पे नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। एंड इक्वेशंस का नाम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल अगर समरी बनाऊं तो d इज इक्वल टू, सपोज d इज नॉट इक्वल टू अगर जीरो है तो ये नॉर्मल हो गया है ना, जिसको सॉल्यूशंस रहेंगे सब कुछ नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं। d इज इक्वल टू जीरो आ गया, फिर दो सिचुएशन बन गए, अगर dx dy dz सारे ऑल आर जीरो है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस एंड
डिपेंडेंट इक्वेशंस। बट वही इस सिचुएशन में अगर वन ऑफ एटलीस्ट करते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ डी एक्स डी वाई और डी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशंस एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। करेक्ट, नो सॉल्यूशंस एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ये बन गई हमारी समरी। तो ये याद रखो, इस पे आपको ये इनकंसिस्टेंट क्या है या डिपेंडेंट क्या है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिर्फ मार्क करने को आएगा। अगर कभी d इज इक्वल टू जीरो रहा तो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट कि कब इनकंसिस्टेंट है कब डिपेंडेंट है, या इसमें से कुछ नहीं है, ऐसा इस टाइप से। तो आंसर आपका तभी निकलेगा अगर d इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन d इज इक्वल टू जीरो है तो आंसर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे, कितने भी हो सकते हैं फिर इसके अंदर, तो आंसर तो निकलेगा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे आपको फिर मार्क करना पड़ेगा। अगर सारे के सारे जीरो है तो क्या मार्क करोगे आप? सारे के सारे जीरो है तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस, अगर सारे के सारे जीरो नहीं होंगे तो नो सॉल्यूशन। करेक्ट। और इक्वेशंस का नाम क्या होगा? अगर सारे के सारे जीरो होंगे तो डिपेंडेंट इक्वेशन, अगर सबके सब जीरो नहीं होंगे तो फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। करेक्ट। चलो फिर ग्रेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय।